Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening. चलिए तो आज की पढ़ाई शुरू की जाए. तो हम लोगों ने टॉपिक जो है बेटा काइनेमेटिक्स चल रहा है हमारा. और बताओ क्या किया था हमने लास्ट क्लास में. याद करिए जरा, बुक कॉपी देखिए जरा, क्या हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था हमने. Yes, sir. एवरेज. चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, राइट. आज एक्सेलरेशन की बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे, राइट. उनका वेक्टर एप्लीकेशन जो है वो सीखेंगे. चलिए तो शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, राइट. चलिए लिखते हैं. एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity with respect to time. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन. तो सिंबल्स में हम बात करेंगे तो ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना. ये भी वेक्टर, ये चेंज इन डिफरेंस है. और नीचे है टाइम, तो डेल्टा टी कह सकते हैं, डेल्टा टी टाइम है. और चेंज का मतलब क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल. और यहाँ पे टी टाइम मान लो, डेल्टा टी की वैल्यू मान लो स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, राइट. तो यहाँ अलग से लिख लो, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट. और टी इज द टाइम ड्यूरेशन, in which initial becomes final velocity, the time gap between the initial and the final velocity, right. चलिए तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो आपको एकदम क्लियर हुआ है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है. और ये कांस्टेंट कब होगा एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब रहता है, जब उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता और जब उसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता. अगर ये दोनों चीजें टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं तो वेक्टर कांस्टेंट है. ठीक है. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे when a remains constant in magnitude and direction, it is said to be uniform acceleration. तो एक्सेलरेशन जो है, जो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में चेंज नहीं होता या सेम रहता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट. अच्छा, यूनिट की बात करें, क्या होगा यूनिट इसका एक्सेलरेशन का. MS minus 2. ओके. तो यहाँ पर क्या है, देखो यूनिट अगर हम ढूंढे, है ना, वेलोसिटी ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, जो वेलोसिटी का होता है ना, जो वेलोसिटी का होगा वही चेंज का भी होगा, राइट. और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है यानी सेकंड. तो मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको ऐसा भी है. सर. हाँ जी बेटा बोलो. सर, जो पिछले पेज पे जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो एक और बार समझा देंगे. हाँ बिल्कुल. देखिए, कोई भी वेक्टर, वैसे तो ये जनरल डेफिनेशन, मतलब जनरल बात है कि कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रहने का मतलब कांस्टेंट रहना, तो वो कब रहता है कांस्टेंट, जब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, है ना. जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं आप, तो 10 न्यूटन भी चेंज नहीं हो रहा और एक्स का वो वाई भी नहीं बना, या एक्स के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं आया, तो डायरेक्शन भी अगर सेम रहा, मैग्नीट्यूड भी अगर सेम रहा, तब केवल हम कहेंगे कि दैट वेक्टर, इन जिसके जो मैंने एग्जांपल लिया फोर्स है, तो फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स. तो वैसे ही एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट कब कहेंगे,
ये ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड आपने हम बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट डायरेक्शन हो सकता है चेंज हो रहा हो, है ना, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी नॉर्थ जी में, सर, तो ऐसा कुछ हो समझ रहा है, गया। तो हम कहेंगे फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के लिए क्या आवश्यक है कि उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज ना हो और उसका डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए यहाँ पे कुछ है जैसे कैलकुलस, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कैलकुलस का, है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा अभी शायद, या होगा, है आइडिया कि नहीं है, डिफरेंशिएशन का आइडिया है? Yes, sir. जी नहीं। दैट्स नाइस, यानी डिफरेंशिएशन का आपको आइडिया है, राइट। तो इसे हम यूज करेंगे, एक्चुअली काइनेमेटिक में यूज होता है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा उसका, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम उसकी बात आज की क्लास में नहीं करने जा रहे, है ना। आज हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, ड्राइव करेंगे जब कैलकुलस थोड़ा सीख लेंगे, है ना, या मैं यूज भी कर लूंगा, लेट्स सी। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा आता है तो हमें थोड़ी सी जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे उसका देना पड़ेगा। चलिए, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं, तो लिखिएगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जो हमने 9th में पढ़ी हुई है इक्वेशंस, है ना, वही इक्वेशन है, बस उनका वेक्टर फॉर्म है जो आज आपने सीखना है, उनका एप्लीकेशन सीखना है, राइट। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आप जानते हैं। बस मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाने वाला हूँ, बस यही डिफरेंस आने वाला है कि जो 9th में पढ़ा था और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिक डिफरेंस होने वाला है, वो ये है ना, ये वेक्टर इक्वेशन होगी, कैसे यूज करना है इसे, क्या कैसे अप्लाई करना है, वो हम सब सीखेंगे, राइट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी आपको, s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट एस, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ लेते हैं a डॉट एस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, u का मतलब क्या है, v क्या है ना, a क्या है, s क्या है और t क्या है। तो u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये है टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट मालूम ही आपको, है ना, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे नोट कर लें और फिर इसका यूज करना सीखते हैं, और थोड़ा ये भी सीखते हैं कि इनिशियल का मतलब ही क्या होता है ना, व्हाट एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मींस, राइट। तो उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे और इनका वेक्टर फॉर्म भी हम अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ तक नोट कर लें। Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर और u स्क्वायर के ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं है, एरो? इसको v डॉट v भी कह सकते हो, लो वेक्टर का साइन लगा दो, इसको हम लोग v डॉट v भी लिख देते हैं और इसको u डॉट u लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि v डॉट v जो होता है वो v के मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, और u डॉट u जो होता है वो क्या होता है, जो u वेक्टर है ना, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, या फिर सीधा मैग्नीट्यूड, जैसे हमें मालूम है कि v डॉट v क्या होता है, मॉड v का स्क्वायर, और u डॉट u क्या होता है, मॉड u का स्क्वायर, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़िए, पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए फिर इसका एप्लीकेशन का।
चलिए नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे देखें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, जैसे मैं पहले भी काइनेमेटिक्स में बता चुका हूँ कि ऑब्जर्वर के पास कुछ गैजेट्स होते हैं, है ना, वो क्या क्या है, एक तो स्टॉप क्लॉक है। तो जैसे वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है तो स्टॉप क्लॉक को ऑन करता है। जैसे वो ऑन करेगा उसका टिक 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 शुरू हो जाएगा 0 से। तो t इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, यानी जब से ऑब्जर्वेशन उसने स्टार्ट किया करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, है ना, जो भी क्वांटिटी है उसे हम इनिशियल कहेंगे, चाहे वो पोजीशन है चाहे वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। जो भी क्वांटिटी वो नोट करता है करस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 0, है ना, जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल। तो इस फॉर्मूले में तो खैर इनिशियल का मतलब वेलोसिटी है, u है, तो u इनिशियल का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द स्टडी है एट द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स हिज ऑब्जर्वेशन। और जब उसने मान लो 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन ली, 10 सेकंड तक लिया और 10 के बाद उसने स्टॉप क्लॉक को ऑफ कर दिया, है ना, 10, तो t इक्वल टू 10 इज द फाइनल। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो इक्वेशंस को लगा रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो इनिशियल इज व्हेन ही स्टार्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशन, और फाइनल क्या होता है जब स्टॉप करता है, ठीक है ना, फाइनल उसका। तो फाइनल के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आएगा, जैसे वेलोसिटी है तो उसे v कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, पोजीशन है कुछ तो वो भी ले लेंगे, और फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ये क्लियर रखनी है कि इनिशियल किसे कहना है और फाइनल किसे, राइट। तो सिचुएशन कभी ऐसी होगी कि 20 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन चल रही है, लेकिन आप इनिशियल 0 को लेते हैं और फाइनल 10 को लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट लेते हैं और उसमें आप इक्वेशंस को लगाते हैं। तो जो भी 10 के करस्पॉन्डिंग होगा उसे हम फाइनल लेंगे, और जो t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग था उसे इनिशियल। या फिर अब 10 से लेकर 20 तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज 10 एंड द फाइनल इज 20, तो 10 के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा उसे उस केस के हम क्या लेंगे, इनिशियल, और 20 के करस्पॉन्डिंग जो होगा उसे क्या लेंगे, फाइनल। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम अभी अप्लाई करेंगे तो हमें बात ज्यादा समझ में आएगी। चलिए तो देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो है O से स्टार्ट करता है और फर्स्ट 250 मीटर्स चलता है 2 सेकंड्स में, ठीक है ना। जो टाइम उसने लिया वो क्या लिया, 2 सेकंड्स टू मूव फर्स्ट 250 मीटर्स, और मान लो ए तक पहुंच गया, और फिर नेक्स्ट 250 मीटर्स जो चलता है वो चलता है नेक्स्ट 4 सेकंड्स में, पहले 2 सेकंड उसका नेक्स्ट 4 सेकंड, राइट। तो इस केस में हमें बताना है कि भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O क्या है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी एट O and its acceleration। और जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया भी है कि अगर a नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, वैसे वेक्टर इक्वेशन है, प्लस साइन में होगा तो पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन में आएगा तो नेगेटिव होगा, है ना, ये आपको मालूम है। और अगर मान लो प्लस साइन में जा रहा है और नेगेटिव है तो मतलब रिटार्डेशन भी होता है, इसका मतलब जो आप जानते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन हमें लगाना चाहिए, और इक्वेशन लगाकर हम कैसे निकाल पाएंगे वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O एंड एक्सेलरेशन। चलिए तो क्या किया जाए, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो तीनों में से कौन सी इक्वेशन काम करेगी ये सोचना है। ये 3 इक्वेशन है, कौन सी लगाई जाए और किन 2 पॉइंट्स के बीच में लगाई जाए टू गेट द वेलोसिटी एट पॉइंट O एंड एक्सेलरेशन। तो क्या किया जाए भाई, कैसे बनाए इक्वेशन? सर पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, कैसे करेंगे? अगर ये गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये गिवन है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में सेम है ना, ये गिवन है। लेकिन अब उसे फाइंड कैसे करें, अननोन है वो, तो क्या किया जाए? तो आपके सामने 3 इक्वेशन है, आपको ये सोचना है कि तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाएं और बिटवीन विच 2 पॉइंट्स लगाएं सो दैट हमें एक इक्वेशन मिले। अच्छा ये बताइए, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया हुआ है 10th में, जैसे किया होगा एक्स और वाई में Yes, 2 sir. इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं ना आप लोग, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन होती है,
तो वैसे ही हमारा u यानी वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O और a अननोन्स है, u और a अननोन्स हैं, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, है ना, और उन्हीं को सॉल्व करके फिर हमारी बात बनेगी। तो क्या किया जाए? चलिए सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। अगर मान लीजिए मैं सेकंड इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना, तो किस 2 पॉइंट के बीच में लगाने जा रहा हूँ? बिटवीन O एंड A, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट्स O एंड A। तो O हमारा इनिशियल हो गया, A हमारा फाइनल हो गया। तो O से A तक के लिए अगर S की बात करें तो पहले तो इक्वेशन ही लिख देते हैं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो S की अगर हम बात करें, S वो कितना होगा? O से A गया है, राइट में गया है, तो हम उसे पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव को राइट वाले को कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है, तो मोशन तो केवल x के अलोंग हो रहा है, तो जो भी मोशन जो भी राइट में वेक्टर होगा उसे हम प्लस आई कैप के साथ ले सकते हैं, और जो भी नेगेटिव x के साथ होगा उसे हम माइनस आई कैप के साथ ले सकते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेना है दैट वी नो। तो s जो है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट अगर O है, फाइनल अगर A है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? O से A तक। तो O से A तक है, तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका? टुवर्ड्स राइट, यानी आई डायरेक्शन में, तो ये होगा प्लस का 250, तो ये मैंने ले लिया 250। और u का मतलब क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O, तो O के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिख दिया? u। और टाइम, टाइम मतलब O से A तक का जो टाइम है क्या गिवन है? 2 सेकंड्स, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का साइन हमें नहीं मालूम, तो हम इसको A रख देते हैं, क्या पता पॉजिटिव है, क्या पता नेगेटिव है, जो भी आएगा आ जाएगा, है ना। और जहां तक टाइम का सवाल है, तो टाइम फिर से 2 आएगा, क्योंकि O से लेके A तक की हम बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 250, दिस इज 2u एंड दिस इज 2a, तो 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, तो जो हमें इक्वेशन मिलने वाली है फाइनली, वो क्या मिलने वाली है? यहाँ से आएगी 125 इज इक्वल टू u प्लस e। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। अब u और a मेरे 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई, तो एक तो बन गई है, अब दूसरी कैसे बनेगी? तो दूसरे के लिए क्या किया जाए भाई, आप लोग कुछ बताएंगे, कुछ गेस वर्क? Between which 2 points I should make a equation so that second equation मुझे मिले between u and a? क्या करें? सर बिटवीन पॉइंट्स A to B। देखो A से B लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन A में क्या होगा, एक नया आपका क्या बोलना चाहिए, अननोन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि A से B लगाओगे तो A इनिशियल हो जाएगा, तो फिर हम U तो नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि U क्या था? वेलोसिटी एट O, और A पर जो वेलोसिटी है वो O के बराबर तो नहीं है, इसलिए A पर हम फिर से अपना जो वेरिएबल है U नहीं ले पाएंगे, कुछ और लेना पड़ेगा, U डैश या UA कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि मुझे तो भाई U और A में इक्वेशन बनानी है, और U का मतलब क्या था? वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट O। तो अब मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे कि A से B के बीच में बात बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि नया अननोन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तीसरा वेरिएबल आएगा, तो फिर 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, दिक्कत आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2 ही वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन बनानी है। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? अगर A से B काम का नहीं है तो क्या करना? O से ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो फिर A से O ले लो। A से नहीं, वो तो एक ही बात है, अब जा तो आगे रहा ना, O से A ले या A से O ले, उससे तो जा गया कैसे है? O से A तो इनिशियल तो O होगा, फाइनल होगा, A से B लेते तो अब इनिशियल A को ले लेते, फाइनल B ले लेते, है ना। अब A से O वापस तो आ नहीं रहा ना, वो तो अभी तो आगे ही जा रहा है वो, तो क्या करें अब? और क्या ऑप्शन है हमारे पास? फिर कोई दूसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं। क्या O से B ले सकते हैं? यस सर। यस सर। ना ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर हम O से B ले लें, ठीक है ना, तो अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम O to B, तो O मेरा इनिशियल हो गया, B मेरा फाइनल हो गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर डायग्राम बनाना है फिर से बना दो, O है, ये A है और ये B है, और ये जो टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, वो कितना था? 2 + 4 यानी कि 6 सेकंड्स, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 250 + 250 यानी 500, ठीक है, क्लियर है?
और जो वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट वो है वो तो u है ही, तो पहले भी माना था हमने, और एक्सेलरेशन तो खैर ये है ही, अननोन है। तो चलिए इक्वेशन मैंने लिखी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट दिस टाइम s मींस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम o टू b, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ 500, और u का मतलब क्या था, वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल फिर से o ही है मेरा, तो इसलिए u लेने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात टाइम की, तो o से लेकर b तक का जो टाइम है वो अभी 6 हो गया, टोटल टाइम इज 6, हाफ ही, और टाइम फिर से 6 है तो 36 कर देते हैं, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18। तो हमारी इक्वेशन क्या आने जा रही है, तो 6u प्लस 18a और ये 500, राइट। तो सेकंड इक्वेशन इज, क्या उसको डिवाइड कर तो अलग बात है, तो 250 और ये 3u हो जाएगा और ये 9a हो जाएगा, तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्या समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन भी है मेरे पास, सेकंड भी इक्वेशन है, दोनों में u और a है ना, इन्हें सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या आप लोग जल्दी सॉल्व करेंगे? सर तो जो आपने हाँ जी बेटा बोलो। आपने जो अपने क्वेश्चन में आपने 6u प्लस a 18 से 18a से आपने 2 निकाला है ना? पहले मैं देखता हूँ मैंने डिवाइड किससे किया है, 6 है ना या 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 2 था, एक मिनट। हाँ, तो ये नहीं हो सकता कि 6 इंटू यू प्लस 3 है? इसमें कौन सी इक्वेशन है, सेकंड वाली में? जी सर, सेकंड वाले में। सेकंड हाँ, वाली, ओके। आप क्या बोल रहे हो, क्या करें? आपने 6u प्लस 18a से आपने 2 निकाला है ना? 2 निकाला है? 2 निकाला है ना, मल्टीप्लाई के उसमें, फिर नीचे दूसरी साइड नहीं, ये चले। तो सेकंड इक्वेशन, ये 2 मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नहीं नहीं, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया है। जो आपने 6u से 18a किया है वो फिर 3u प्लस 9 ने जो आपने किया था वो उसमें से 2 निकाल देना, मल्टीप्लाइड बाय 2 वाला। हम्म। वो ऐसे नहीं हो सकता था कि 6 निकाल दे तो u प्लस 3 है। तो ये 506 से डिवाइड हो रहा है पूरा, हाँ ठीक है, सॉरी सर, समझ पूरी गया। इक्वेशन को मैंने, है ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड जी किया ना मैंने 2 से, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, राइट। चलिए, तो अब हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व करना है, मतलब चाहो तो सॉल्व करो, चाहे भी मत करो, है ना, टाइम के इंटरेस्ट पे, और देखते हैं। तो जैसे कि मान लो पहली इक्वेशन मेरी क्या थी, u प्लस ए इक्वल टू 125, और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, 3u प्लस 9a। इज इक्वल टू 250, सही है। तो सॉल्व करना तो हमें आता ही है वैसे क्या करें, क्या करें, तो हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर u का एलिमिनेट करना है तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3u प्लस 3a, और 125 3 से क्या होता है 375, ठीक बात है ना। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये साइन चेंज, तो ये कैंसिल, और ये आ गया आपका 6 का a, और ये 375 में से 250 को माइनस करो, तो माइनस का 125, तो ये आपका आ गया माइनस का 125/6, सही है। ट्रांसलेशन आपका नेगेटिव आया, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन और ऑब्वियस भी है कि पहले 250 किलोमीटर अगर 2 सेकंड में चलता है, अगले 254 सेकंड स्लो हो जाता है, मतलब टाइम ज्यादा लेता है, तो पक्का रिटार्डेशन ही हो रही होगी। तो ये है रिटार्डेशन, तो ए की वैल्यू आ गई 125/6 विद द माइनस साइन। क्या ये क्लियर है? यस सर। और ऐसे हम यू भी निकाल सकते हैं, है ना, यू भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से अगर यू भी निकालने, क्योंकि इसमें और पार्ट्स में बना सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना लेगा बिफोर गेटिंग स्टॉप्ड, गेट स्टॉप्ड, है ना, फाइनली वेलोसिटी 0 होने में रुकने के लिए टोटल टाइम क्या ले लेगा, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो निकाल सकते हैं, चाहे तो यू भी अगर निकाल लें, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन में अगर हम पुट कर दें ए की वैल्यू, तो u माइनस 125/6, ये है 125, तो u कितना हो जाएगा 125 प्लस 125/6, तो 125 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/6 यानी आ जाएगा 7/6 इंटू 125, ये आपका u आ गया। सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये आपका u आ गया। अब आपका u भी है, a भी है, और आपसे कहूं कि कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा, स्लो तो हो ही रहा है,
आगे बढ़ रहा है, स्लो हो रहा है, रुकेगा, कभी तो रुकेगा। तो कब रुकेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे और कैसे? तो उसके लिए पहले आप यू और ए अच्छे से समझ लें कि जो मैंने इक्वेशन बनाई है वो आपकी समझ में आ गई है, ठीक है ना? तो ये पहले अच्छे से देख लो कि हमने इस पूरे सवाल में क्या किया है, उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें। तो इसे ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या एकदम क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। टोटल टाइम कैसे निकालोगे जब बॉडी रुक गई है, फॉर एन इंस्टेंट रुकी है? फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए टाइम कितना लगेगा अगर ये निकालना है तो क्या करोगे? सर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी v को 0 रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और u तो मालूम ही है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, t पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल स्टॉप। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। यस सर। गुड। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब इसका वेक्टर फॉर्म में आपको यूज करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक फॉर्मूला और ड्राइव करवा देता हूँ, वो है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। इसका डेरिवेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो देखते हैं, तो डेरिवेशन किसका है? डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। तो इस nth का जो मतलब है वो क्या होता है? जैसे कोई बॉडी 10 सेकंड तक चली और मैं आपसे पूछता हूँ कि 5th सेकंड में कितना चली? 5th। तो ये 5th सेकंड क्या होता है? कौन सा ड्यूरेशन होता है? ये कब स्टार्ट होता है ये 5th, और कब तक चलता है ये 5th? तो ये आप अपने बर्थडे से देख सकते हैं। बर्थडे जो होता है आपका, सुना होगा ना कि भाई 15 के पूरे हो गए, 16वां लग गया। तो 16वां कब लगा? 15 के खत्म होने के बाद। जैसे आपने 15 बर्थडे मना लिया तो आपका 16th शुरू हो गया, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि 16th बर्थडे नहीं आ जाएगा, और जैसे 16th बर्थडे मना लेंगे तो आपका 17th लग जाएगा। ऐसा सुना हुआ है आपने? यस सर। तो अब जो बात करते हैं, जैसे 5th सेकंड कब शुरू हो जाता है? 4 सेकंड के बाद। जैसे 4 खत्म हुआ 5th शुरू, और ये 5th कब खत्म होगा? जैसे 6th आ जाएगा, सॉरी 5th आ जाएगा, क्योंकि 5th के बाद कौन से शुरू हो जाएगा? 6th। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई nth सेकंड में हमें निकालना है, पहले तो 5th के पहले एग्जांपल लेता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई बॉडी यहाँ से चलती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ये है। तो t इज इक्वल टू 5 पे या 4 पे, चलो यहाँ था बॉडी, और t इज इक्वल टू 5 पे वो यहाँ है। तो इसका जो 5th सेकंड है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रहा है वो क्या है? 5th सेकंड। क्या ये क्लियर है? ऐसे ही होगा ना? हेलो, यस सर। यस ऐसे ही सर। होगा? Yes, sir. अच्छा जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड क्या है, तब कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स। पहले 5 में से पहले 4 को माइनस कर दें तो 5th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा। कैसे ये कह सकता हूं मैं ऐसा? नहीं नहीं, बात समझ में आई। 5वां सेकंड कब शुरू होता है? चौथे के बाद। चौथा जैसे खत्म हुआ 5वां शुरू हो गया, तो ये 5वां कब तक चलता रहा? जब तक कि पूरे 5 सेकंड खत्म नहीं हुए। जैसे 5वां खत्म हुआ 5वां सेकंड भी खत्म, और छठा शुरू। तो 5th सेकंड मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, दिस ड्यूरेशन इन द 5th सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और Yes, 5th sir. सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे कि पहले 5 सेकंड में कितना चला यहाँ से यहाँ तक? ये पहले 5 सेकंड में है, ये S5, सॉरी इसका ऐसे लिख लेते हैं S5। और पहले 4 सेकंड में कितना? पहले 4 सेकंड में इतना, यहाँ तक। ठीक है ना? ये अच्छे से समझ लो। ये था पहले 5th सेकंड सॉरी फर्स्ट 5 सेकंड्स में, और नीचे वाला जो ब्राउन मैंने बनाया वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स। और ये वाला जो होगा, जो मैं किस कलर से बना दूं,
ग्रे से। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड, यहाँ तक। ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि जो S 5th सेकेंड है वो S है क्या, वो S5 माइनस S4 है, जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसको मैं फिर से एक बार, अबे ये ध्यान से देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकेंड इज डिस्टेंस इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। यस और नो कह सकते हैं ऐसा? यस सर। तो अगर मैं n सेकेंड, ये 5th था तो 5 माइनस 4 लिया मैंने। अगर ये nth होता, nth, तो मैं क्या करता, पहले n सेकेंड में से जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें से क्या माइनस कर दूं, पहले n माइनस 1, है ना। यहाँ पे क्या कहता, 5th में क्या कहता मैंने, 5 माइनस 4, एक कम। वैसे ही nth के लिए क्या करूंगा, पहले n देन n माइनस 1। तो इसको हम बोलते हैं dn, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। dn या nth बोल लो, तो ये हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। तो पहले n सेकेंड्स में जो चलता है उसमें से अगर वो माइनस कर दें जो पहले n माइनस 1 में चलता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें nth में कितना चला ये मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा एक बढ़िया सा, देखते हैं जी। तो यहाँ पे देखो s dn, तो dn जो है ये हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। तो क्या लिखूं फॉर्मूला, ut प्लस हाफ इसको फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो ut, t क्या है मेरा, n प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट n सेकेंड्स माइनस, अब क्या करें, un, n मतलब n माइनस 1 ut प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, कर सकता हूं मैं ऐसा? यस सर। तो इसे सॉल्व कर लें, मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूँ, है ना। रिजल्ट है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, है ना। कंडीशन क्या है, बस एक शुड बी कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है तभी लगाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्चुअली तभी एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। ए वेरी नहीं करना चाहिए, तभी वो फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपके? यस हाँ जी, क्लियर है? और तो ना, सर थोड़ा सा हाँ वापस जी बोलो। नहीं समझ आया हाँ, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर, यही जो आपने समझाया dn। नहीं, ये सॉल्व करना नहीं समझ में आया, या जो मैंने अभी तक nth की बात की वो नहीं समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया? जैसे देखो, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया कि S5 का मतलब क्या है, 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जी समझ आ गया। क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकंड जो था वो पहले 5 सेकंड में से पहले 4 को माइनस कर दिया। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ओके। अगर मुझे nth निकालना है, nth मतलब कोई भी जनरल हो सकता है, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th, 6th, 15th, n कुछ भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग। तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या, पहले n सेकंड में से पहले n माइनस 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस कर दो, तो हमें nth मिल जाएगा। क्या कह सकता हूँ मैं? जी सर। Okay. तो इसका मतलब फिर हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखा, जैसे एस एन जो था वो क्या था, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये बात समझ में आई? जी जी और दूसरा वाला ब्रैकेट समझ में आया, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। जी सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई नहीं समझ में आया? खुद कर लोगे या नहीं कर पाओगे वो अलग बात है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको सिंप्लीफाई करने में जो रिजल्ट आया वो लिखा है, तो क्या सिंप्लीफाई कर लोगे? हाँ जी सर, अब तो समझ गया। हाँ आई गया। तो ये फाइनली क्या हो गया, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। यानी इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा 5th सेकंड में सर बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं इनको 5 रख दूंगा।
यू और ए मुझे पता होना चाहिए बस। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चाहे वो माइनस में एक्सेलरेशन हो चाहे वो प्लस में एक्सेलरेशन हो, दैट डजंट मैटर, बट ए शुड बी कांस्टेंट, है ना, दैट शुड नॉट वेरी विद टाइम। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई 5वें सेकंड का बता दो, चौथे का बता दो, तीसरे का बता दो, ठीक है ना, तो मैं बस एन को पुट करता जाऊंगा और निकालता जाऊंगा, बशर्ते ऐसा ना हो कि बॉडी तीसरे सेकंड में रुक चुकी है और मैं 5वें में निकाल रहा हूँ, है ना, दैट शुड नॉट बी द केस कि भाई बॉडी तो रुक गई है तीसरे सेकंड में और मैं कह रहा हूँ जी 10 सेकंड में क्या होगा, ठीक है नहीं। तो बॉडी चलनी चाहिए, अगर बॉडी चल रही है तभी बात बनेगी, है ना। चलिए ओके, तो ये फॉर्मूला कहलाता है डीएन फॉर्मूला, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, है ना। इसका यूज देखेंगे, है ना, करेंगे यूज। तो अभी फिलहाल एक फॉर्मूला है आपके सामने। अब जो नेक्स्ट एक चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यानी वेक्टर एप्लीकेशन। यानी वेक्टर एप्लीकेशन कैसे करना है वो सीखना है इन इक्वेशंस का। तो ये मैं एग्जांपल लूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है ना। यानी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे आएगा, तो पहले तो ये समझना है कि क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या वेरी कर रही है या सेम। तो आपको क्या लगता है? चलिए, तो पहले मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने किसी बॉडी को उछाला ऊपर, है ना, ये ऊपर जा रही है बॉडी बॉडी ऊपर जा रही है, बॉल जा रही है ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, तो नीचे का पाथ मैंने ये बना दिया, ये जाने का पाथ हो गया, ये आने का पाथ है ना। एंड द हाइट इज नॉट वेरी लार्ज, तो ऐसा नहीं है कि मैंने फेंका तो 100 किलोमीटर ऊपर चली गई बॉल, ऐसा नहीं है। मतलब जाएगी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 500 भी नहीं है इतना ऊपर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी कहाँ जाती है ऊपर। तो अगर मान लो हमने बॉल को ऊपर फेंका और 200 मीटर गई है, 300-400 मीटर गई है ना, वैसे 1000 भी चली है, उसे तो इतना तो नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो ये चली गई है और आपसे मैं पूछूं कि क्या भाई ये केस जो है पूरे थ्रू आउट द मोशन इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, क्या बोलेंगे आप? तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज बीच में कोई आया ए, हाईएस्ट पॉइंट पे आया बी, और यहाँ पे कहीं आया सी, ठीक है जी। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए पॉइंट जो है, जो ये ऊपर जा रहा था, है ना, व्हाइल क्रॉसिंग द पॉइंट ए, एग्जैक्टली एट ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ए पर एक्सेलरेशन क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बोलना है, कमेंट करना है। एम इज द मास ऑफ द बॉडी। अगर मैं कह दूं जो मैंने बॉल फेंकी है वो एम मास की है, एयर को एब्सेंट मैं मान लूंगा, एयर इज नॉट देयर, वैक्यूम है, बॉल को मैंने उछाल दिया और जब वो ए से गुजर रहा था, है ना, तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो बताना है, और जो बी पर होगा, जो सी पे होगा, और क्या ये तीनों एक्सेलरेशन सेम है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में या अलग है, ये आपको कमेंट करना है। तो सब लोग ट्राई करें, 2 मिनट सोचें, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या बोलना है कि if the height is not very large, and if the height is not large, काफी है, if the height is not large, check if acceleration at A, B and C are same or different. चलिए, तो एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया है, तो जब ये ए से गुजर रहा था, ऊपर जा रहा था, ए से गुजर रहा था, तो वहां एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पर जो बी है, और जब ये लौट रहा था किसी सी पॉइंट पे था, मान लो हाइट भी मैंने नहीं दी है ग्राउंड से क्या है, बट नॉट लार्ज, ये मैंने बोल दिया, वेरी लार्ज नहीं है ना, इट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इन दैट केस व्हाट डू थिंक कि एक्सेलरेशन जो ए, बी और सी पर है वो सेम है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में या डिफरेंट है ना। सर तो जो भी हाँ जी बेटा बोलो। ए प्रेजेंट नहीं है ना, एयर नहीं है ना, ए और एयर नहीं है ना, एयर नहीं है, तो यहाँ लिख लो एयर इज एब्सेंट, ठीक है जी, एयर नहीं है, एयर को नहीं कंसीडर करना, ठीक है ना। और आपको ये सोचना है कि ए पर, और ए और सी एक लेवल नहीं है, ऊपर नीचे कहीं ले सकते हैं, है ना, और सी बी तो हाईएस्ट पॉइंट आई तो ए बी सी पर जो एक्सेलरेशंस हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट। तो एक्सेलरेशंस के बारे में बात करें। चलिए डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ए पर जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है?
सर अपवर्ड। अपवर्ड। ए पर आपने बोला अपवर्ड, ओके मार्क कर देता हूँ। आपने बोला ए पर अपवर्ड है, बी पर क्या है बेटा? सर Downward. मोशन। हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन है या नहीं है? जीरो है, नॉन जीरो है, नीचे है, ऊपर है, क्या बोलना चाहेंगे? सर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बी पर क्या है? सर जीरो नहीं है बी पे। जीरो नहीं है, ओके ये आप कह रहे हैं कि जीरो नहीं है, ओके ठीक है। तो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, क्या कहेंगे बी पे? सर डाउनवर्ड। ओके आपने कहा बी पे डाउनवर्ड है, सही है। और सी की बात करते हैं, डाउनवर्ड। व्हाइल कमिंग डाउन, तो इसका आप करें डाउनवर्ड। चलिए, तो ये एक आंसर है, बाकियों का कुछ अलग हो, कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई और जवाब देगा? वैसे तो मैं ये एक्सरसाइज करवाता हूँ कि अपनी अपनी कॉपी में सारे बच्चे लिखो, ठीक है ना, फिर मैं काउंट करता हूँ भाई आउट ऑफ द फुल क्लास कितने को क्या क्या आंसर रहा, और देन विल सी कि एग्जैक्ट आंसर क्या था। तो एक स्टैटिस्टिक्स पता लगती है कि पूरी क्लास में कैसे कैसे हम लोगों ने सोचा है ना, सही गलत की चिंता नहीं करनी है, जो सोचना है, जो मन में आ रहा है वही बोलना, ठीक है जी। तो चलिए अभी आपने ये बोल दिया है, एक जवाब है, क्या ये सबका जवाब है या कुछ अलग है कोई इसमें? सर बी जीरो। जीरो है, चलो एक आंसर जीरो भी है, चलो ठीक है, और बाकी सही है, ए पे अपवर्ड, सी पे डाउनवर्ड, ठीक है, ये हाँ मैं सर। एग्री कर रहा हूँ। वेलोसिटी तो जीरो होगा। क्या बेटा? वेलोसिटी बी पे हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगा, यस। हाईएस्ट पॉइंट पे बी वेलोसिटी जीरो है, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन हम बात तो एक्सेलरेशन की कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन बी पर क्या है? जीरो है, नॉन जीरो है? सर जो भी आपका आंसर। 9.8 हाँ जी बेटा, ग्रेविटेशन। बोलो बोलो, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन 9.8 मीटर्स पर ओके आप बोल रहे हो 9.8, ओके ओके, और डाउनवर्ड है आपने बोला बी पे, है ना? मे भी मतलब देखते हैं, अभी तो आप आंसर दीजिए, उसके बाद ही हम लोग फाइनली देखेंगे क्या फाइनल आना है। अभी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, सब लोगों के लिए एक्सरसाइज रहेगी कि ए पर अपवर्ड है, बी पर डाउनवर्ड है, और जीरो भी है एक बच्चे का, और सी पर डाउनवर्ड है। चलिए, क्या यही फाइनल है या इसमें कुछ और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? बेनेट आपने नहीं कुछ बोला यार, फाइनल। आप ही बोल रहे हो, अच्छा तो अदनान ने नहीं बोला क्या? हाँ जी अदनान, आपने चलो, तो फिर अंशिका जी आपने कुछ कहा? सर मैंने तो बोला था। क्या क्या बोला था? फिर बोल दो। चलिए आपने बोला था, पर क्या बोला था अभी मुझे याद नहीं है, पर चलो जो भी सामने है आज क्या एग्री करती है अंशिका, है ना, दोबारा बोल दो एक बार। सर मुझे बी वाला जीरो ही लग रहा है। ओके, बी वाला जीरो लग रहा है, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, लेकिन यहाँ पे हम एक चालाकी कर रहे हैं। वो चालाकी क्या है? हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं, मतलब एक मेथड है ना। जैसे आपको सबको बच्चों को पता है, नाइन्थ में भी पढ़ा होता है, ये एफ बराबर एम ए, ये मालूम है नहीं मालूम? यस सर। हाँ वेक्टर, यस सर। वेक्टर, ये क्वेश्चन मालूम है, लेकिन इक्वेशन नहीं मालूम, मतलब एरो वाला नहीं माला, वेक्टर वाला नहीं पता, लेकिन एक्चुअली ये तो पता ना कि एपिकल ट्रांस। तो यहाँ पे बस आपकी जानकारी में डाल दूं, यहाँ आपको हो सकता है पता भी है कि ए का जो डायरेक्शन होता है ना, वही होता है जो एफ का होता है एक्चुअली। जिधर नेट फोर्स होती है ना, उधर ही एक्सेलरेशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स तो अब मैं अपनी तरफ लगाऊं, एक्सेलरेशन आगे हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। जिधर फोर्स लगाऊंगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। स्टेटमेंट अगर याद ना हो तो मैं सुना देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ लाइट एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ है ना, इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो उसी तरफ होगा जिधर एफ लगाएंगे, है ना। और जिधर ये रेट ऑफ चेंज आता है उधर ही एक्सेलरेशन आता है एक्चुअली। तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट है, रिजल्टेंट जिधर एफ होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। और ये मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, चालाकी कर रहा हूँ, क्यों? जिससे मुझे क्लैरिटी हो जाए, बिल्कुल पक्का पता लग जाए, हाँ जी
एक्सेलरेशन किधर। तो अगर आपसे कहूं कि बॉल ऑल दो ऊपर जा रही है और मेरे हाथ को छोड़ चुकी है, मेरा हाथ साथ नहीं जा रहा ना, हाथ छोड़ चुकी है, तो अभी एयर तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि एयर तो एब्सेंट है, बट ऊपर जा रही है कहीं। तो ए पर अगर मैं कहूं कि इस पर नेट फोर्स क्या लग रही है, तो आप कहेंगे सर mg वेट। ये सबको पता है, इसलिए कोई नई बात तो नहीं कि लॉज ऑफ मोशन नहीं भी पढ़ा तो दिस मच आइडिया वी यस हैव, सर। है ना, कि Yes. mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए एंड डेफिनेटली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो होता है mg, जो होता है ना, क्या होता है, ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स। तो ये उसके सेंटर की तरफ होता है, अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी, mg। तो mg, द वेट, is the force with which body is attracted toward the center of the earth. So it is always downwards actually, या toward the center of the earth कह सकते हैं। तो mg डाउनवर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इकलौती फोर्स है ये, कोई दूसरी फोर्स है नहीं। एयर होता तो मैं कहता एयर ड्रैग है, एयर का फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, बट एयर नहीं है। तो इकलौती फोर्स जो लग रही है वो mg है, वो डाउनवर्ड है। अब हमें क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर देना है, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर देना है, बॉडी के मास से, क्या बचेगा, g। तो यानी ए पर जो एक्सेलरेशन है वो g है और डाउनवर्ड है, और g की वैल्यू जैसे अभी बताया था आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 ले लेते हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि ए पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने जो चालाकी की है वो चालाकी क्या है, हमने लगने वाली नेट फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर दिया है, और हम ये जानते हैं कि नेट फोर्स तो भाई डाउनवर्ड है, mg इज द फोर्स ऑन नेट व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या क्लियर है? सर इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और ये आपने बिल्कुल सही कह दिया, इसका एक्सेलरेशन एकदम डाउनवर्ड और g के बराबर है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तभी तो ये स्लो होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तभी तो रिटार्ड कर रहा है। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है वैसे स्लो हो रही है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती भी तो है ना, फिर वापस आती है। अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर होता तो भाई एक बार हम फेंकते तो बॉल वापस कभी ना आती। क्यों? क्योंकि जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका था वो वेलोसिटी और तेज और तेज और तेज और तेज और पहुंच जाती है प्लूटो में, तो प्लूटो जाके गेंद लानी पड़ती है, क्रिकेट खेलती है ना। तो खैर ऐसा नहीं, यानी बॉल को अगर ऊपर फेंकेंगे तो बॉल वापस आ रही है, और इसका मतलब है कि भाई उसका रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तभी तो रिटार्ड होगा, नहीं तो कैसे होगा। क्या ये बात सही है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये स्लो होता हुआ ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और न्यूटन सेकंड लॉ से हमने निकाल लिया है कि द एक्सेलरेशन इज g एंड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए अब यही चीज आगे एक्सटेंड करते हैं, अब पहुंच गए b पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी दो आंसर आए थे हमारे कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जिनका भी जीरो है वो ये बताएं, सोचें दोबारा, क्या जीरो है? नहीं सर, एक्सेलरेशन जीरो डाउनवर्ड होगा। है बेटा, ये भी डाउनवर्ड, जी हाँ राइट, क्योंकि ए जीरो होने का मतलब है कोई फोर्स ही नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पर भी जो अर्थ का अट्रैक्शन है ना, वो तो है, वेट तो लग रहा है, यानी mg इज स्टिल देयर। तो mg फोर्स अगर नीचे होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, अब तो डाउट भी नहीं है, mg को बस मास से डिवाइड करना है, क्या बचेगा फिर से, g बचेगा, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो यानी ये भी डाउनवर्ड है और ये g के बराबर है। एट द हाईएस्ट पॉइंट भी डाउनवर्ड है और g के बराबर, अलग नहीं है भाई g से, क्योंकि mg इज द फोर्स। अब ये नीचे आ रहा है और सी से गुजर रहा है, और नीचे रहा है, सी से गुजर रहा है, अब क्या कहें, किधर है इसका एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड और अपवर्ड? तो डाउनवर्ड ही होगा, नीचे आ रहा है। यानी mg देखो नीचे जा रहा है अलग बात है ना, रिटार्ड भी हो सकता था, पर ये एक्चुअली स्पीड बढ़ते हुए नीचे आ रहा है, ये भी हमें मालूम है, जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी का और ए का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। और जो अच्छी मुद्दे की बात है वो ये है कि mg स्टिल देयर, mg अर्थ का फोर्स अब भी लग रहा है, सी पर भी लग रहा है, जो चीज ए के लिए थी, जो चीज बी के लिए थी, वो सी के लिए भी है, यानी mg इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द पॉइंट सी। जब mg ही लग रहा है नीचे, तो mg को डिवाइड करेंगे मास से, तो बचेगा क्या, फिर से g, यानी सी पर भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है और वो g के बराबर है। तो यानी थ्रू आउट द मोशन क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस सर। कह सकता हूं, क्योंकि ना तो ये डायरेक्शन में चेंज हुआ, ना मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। अच्छा यहाँ मैंने एक छोटी सी बात कही थी, क्या कही थी, द हाइट इज नॉट लार्ज। क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की, अगर हाइट लार्ज होती तो क्या फर्क पड़ जाता, किसी को आइडिया है? सर वो शायद से ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा दूर हो जाता, क्या हो जाता? ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा ही दूर हो जाता वो तो।
नहीं वो ठीक है, मतलब एस्केप थोड़ी कर जाता, रहता तो ग्रेविटी में। लेकिन एक चीज शायद आपने सुनी होगी, मे बी 9th में थी या थोड़ी बात नहीं थी, कि जो जी होता है ना वो वेरी करता है विद हाइट वेरी करता है। यानी अगर हम जैसे हिल्स पे चले जाते हैं और ऊपर चलते हैं तो जी सेम नहीं रहता, जी कम होता है, जी डिक्रीजेस विद हाइट, ऐसा आपको मालूम होगा। और वैसे भी जब ऊपर जाते अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं तो जी जीरो हो जाता है ना, ग्रेविटी से बाहर चले गए, फोर्स ही नहीं लग रहा हम पे, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। तो फोर्स वैसे भी डिक्रीज होता जाता है जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ा था आपने, वो क्या था, जी टाइम्स m1 m2 बाय r स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्मॉल r, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, मालूम है ना। यस सर। जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे, दूरी बढ़ेगी, r बढ़ेगा, तो वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो भाई फोर्स बटे मास, एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज होगा, है ना। और इसका जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और जब ऊपर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो कम होगा, कोई फोर्स कम हुआ मतलब एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो उसी फोर्स को तो हमने मास से डिवाइड करना है, और मास से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और वो भी कम होता जाएगा क्योंकि फोर्स कम होता जा रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, क्या ये क्लियर है? सर एक और बार बता दें। फिर बताते हैं, डायग्राम बना के बताएंगे बगैर, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं। मान लो जी ये अर्थ है और किसी मास को मैंने यहाँ रख दिया। अर्थ का मास कैपिटल में, इसका स्मॉल है, तो दोनों में जो फोर्स लगती है ना, जो ग्रेविटी की फोर्स मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है, ये अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा शायद, ये F होता है G/mm अपॉन r स्क्वायर, और ये r क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। यस सर। ये तो है ना, ये तो पता ही है हमें, 9th में पढ़ा है आपने। तो G/mm बाय r स्क्वायर। तो अब ये जो छोटा वाला r है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से जो दूरी है, वो जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ये फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर तो सेम है, कैपिटल एम भी सेम है, स्मॉल एम भी सेम है, कैपिटल जी भी सेम है। तो नीचे का छोटा आर जो है जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बड़ा, है ना, लार्ज, वैसे वैसे कैपिटल एफ छोटा होता जाएगा। तो कैपिटल एफ छोटा होता जाएगा तो कैपिटल एफ बटे मास, यानी एक्सेलरेशन भी छोटी होती चली जाएगी, और जितनी कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे अर्थ से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, कम होती जाएगी। लेकिन अगर ये हाइट बहुत लार्ज नहीं है, है ना, हाइट लार्ज नहीं है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, वेरिएशन को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, उसके सामने अगर एच हाइट बहुत कम है, 150 100 200 मीटर है ना, तो दैट वेरिएशन कैन बी निग्लेक्टेड एंड जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म, है ना, मैग्नीट्यूड में सेम ले लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गया। यस सर। राइट। तो यहाँ पे ये बोलने का जो पर्पस है कि द हाइट इज नॉट लार्ज मींस वी कैन निग्लेक्ट द वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आएगा बकायदा, हाइट विद, है ना, हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ जी, डेप्थ के साथ, रोटेशन ऑफ द अर्थ के साथ, बहुत सारी बातें आएंगी, है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि विद हाइट बहुत दूर जाते हैं अर्थ के, तो जी जो होता है वो कम होता चले जाता है। और अगर ये हाइट हम लार्ज ना रखें, जो बॉल बॉल फेंकते हैं हम ऊपर, है ना, वो हाइट अगर ज्यादा लार्ज ना हो, ऐसा नहीं कि बॉल को फेंका जी 20 किलो 50 किलोमीटर से वापस आ रही है, तो 50 किलोमीटर में ऑल दो बहुत लार्ज नहीं होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के सामने, लेकिन फिर भी उससे लार्ज ले सकते हैं, तो जी का वेरिएशन आ जाएगा। तो जब भी आप काइनेमेटिक्स के सवाल करोगे इस चैप्टर के, तो आप देखना, ध्यान से देखना, कहीं कहीं पढ़ोगे तो वो मीटर्स में ना ऐसे होता है, 500 मीटर 700 800 मीटर, बस। ये नहीं कि आपने शॉट लगाया जी, क्रिकेट से बॉल को फेंका 50-100 किलोमीटर ऊपर चला गया फिर नीचे आया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा मतलब जी को हम क्या मान पाएंगे, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले हैं हमारे, b बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस, ये वैलिड है ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड मोशन एंड ग्रेविटी कैन बी टेकन एज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ द हाइट इज नॉट लार्ज। अगर हाइट बहुत लार्ज नहीं है, हाइट अगर बहुत लार्ज नहीं है, तो स्मॉल जी को मैं लगभग कांस्टेंट मान सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अपने ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड थ्रू द मोशन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। ये बात हमें यहाँ पर समझनी है ना। तो एक छोटी सी बात हमने यहाँ अंडरस्टैंड की है, ए बी और सी पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या है, वो जी है, वो डाउनवर्ड है, यानी वैल्यू 9.8 है ना। एज फार एज द बॉल इज वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू कैन बी टेकन एज 9.8 and the direction is definitely downwards, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। क्या ये क्लियर है?
यस सर। ठीक है जी। चलिए, तो ये बात हमारी यहाँ समझ में आ गई, है ना। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यानी अब हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट। अच्छा, अगर मान लो एक बच्चा जैसे कई बार पूछता है कि भाई सर आपने बॉल को फेंका, आप कह रहे हैं खाली एमजी है ना ए पर, तो उस फोर्स का क्या हुआ जो आपने लगाई थी, क्योंकि आपने बिना फोर्स के तो ऊपर फेंका नहीं। मान लो बॉल को मैंने लिया ऊपर से ऐसे कर थक से ऊपर फेंका मैंने, ठीक है ना, तो फोर्स तो मैंने भी अप्लाई की। तो क्या कहोगे, ए पर जब बॉल थी तो फोर्स एमजी का क्यों लिया, मैंने अपने वाली फोर्स को क्यों छोड़ दिया, मैंने भी तो लगा के ऊपर फोर्स लगाकर ऊपर फेंका था ना। तो व्हाई आई एम सेइंग द ओनली फोर्स एक्टिंग इज एमजी एंड नॉट द फोर्स दैट आई हैव अप्लाइड ऑन इट। क्या कहेंगे आप, बॉल को मैंने ऐसे फोर्स आके ऊपर थ्रो कर दिया, मैंने फोर्स लगा दी, थ्रो कर दिया, अब बॉल ऊपर जा रही है, और बॉल जब ए पर थी, किसी हाइट पर थी, सर्टेन हाइट पर थी, और मैं कह रहा हूँ द ओनली फोर्स एक्टिंग इज एमजी, तो बच्चा कहता है सर वो आपका वाला फोर्स कहाँ गया। Some maybe because there's no air, there's only vacuum. नहीं, डेफिनेटली देयर इज नॉट एयर, बिकॉज अगर एयर होता तो एयर के फोर्स की बात करते ना। बच्चे ने तो ये कहा कि सर जो आपने फोर्स लगाई थी जिससे बॉल को फेंका था वो कहाँ गई, तो क्या बोलोगे कहाँ गई वो। हम्म? हाँ जी, कौन देगा इसका जवाब। हम्म। सर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है और हमने भी फोर्स लगाया, तो फोर्स कैंसिल नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, इसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स एक्चुअली, यानी मेरे हाथ में कोई बॉडी है, ये बॉडी है ना, मेरे हाथ में है, तो इसके एटम्स और मेरे हाथ के एटम ना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सुना होगा आप लोगों ने, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में। तो जब तक ये मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, इस पे कांटेक्ट फोर्स है, बट वंस इट हैज लेफ्ट माय हैंड, मेरा हाथ ही छोड़ दिया इसने, मैंने फेंक दिया ना, जैसे मैंने फेंका ये छोड़ दिया, अब ये जा रही है ऊपर, अब ये ऊपर जा रही है, तो मेरा जो हाथ है वो तो नीचे ही रह गया ना, या उसके साथ जा रहा है ऊपर, क्योंकि दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स तब तक रहेगी जब तक ये कांटेक्ट रहेगा। मैंने बॉल को हाथ लेके ऐसे करके ऐसे हाथ से फेंका, बट जब तक ये मेरे हाथ के कांटेक्ट में थी तब तक मेरे हाथ ने इस पर फोर्स लगाई, पर वंस इट हैज लेफ्ट माय हैंड, नाउ देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन माय हैंड एंड द बॉडी, राइट। तो जब इसने कांटेक्ट ही छोड़ दिया तो भाई कांटेक्ट फोर्स कहां से आएगी। तो यानी वो जो हाथ वाला फोर्स था ना, वो तभी तक था जब तक ये मेरे बॉडी जो थी हाथ में थी। जैसे मेरे हाथ से छूटी, अब द ओनली फोर्स एक्टिंग, है ना, फील्ड फोर्स सुना ना, ग्रेविटी का फील्ड होता है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये ऊपर गया, अब तो अर्थ का ही फोर्स है भाई, मेरा हाथ तो नहीं है ना साथ में, हाथ तो नीचे रह गया, बॉल जा रही है ऊपर, राइट। जब बॉल ऊपर जा रही है तो अब जो फोर्स लग रही है उसे मैं कहूंगा कौन सी, अर्थ की फील्ड का फोर्स। हाँ, जब तक मेरे हाथ में था तो क्या अर्थ का फोर्स नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा है, एमजी फोर्स भी लग रहा है और मेरा हाथ का फोर्स भी लग रहा है, पर द रिजल्टेंट इज अपवर्ड, है ना, रिजल्टेंट ऊपर था इसलिए ऊपर गई। लेकिन जैसे मेरे हाथ को छोड़ा इसने, अब रिजल्टेंट नीचे है, एमजी है, मेरा हाथ तो गया, अब हाथ तो नहीं साथ, तो एमजी इज द ओनली फोर्स नाउ, एंड एमजी इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड, यानी बॉडी ऊपर तो जा रही है लेकिन स्लो होते स्लो होते स्लो होते, और फिर रुक जाती है, और फिर लौटती है लौटती है लौटती है, तेज होते हुए लौटती है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स थी वो उसे क्या कर रही है, एक्सीलरेट, है ना, बट है ना, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन। तो रिटार्ड कब करती है, स्लो करती है स्पीड को, है ना, यानी जब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो उसे रिटार्डेशन ले लेते हैं, है ना, और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो एक्सीलरेशन ले लेते हैं। और तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, चाहे नेगेटिव एक्सीलरेशन बोले या पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोले। वेक्टर में रिटार्डेशन शब्द नहीं है, रिटार्डेशन शब्द तो खाली ये बताने के लिए है कि हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू वेलोसिटी एंड इट इज स्लोइंग इट डाउन, स्लो कर रहा है। अदरवाइज वेक्टर भाषा में हम केवल एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन, चाहे वेलोसिटी बढ़े चाहे वो घटे चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो, जैसे वेलोसिटी का चेंज होता हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए, तो अब यानी अब ये थोड़ा समझ में आया कि भाई जब बॉल ने मेरा हाथ को छोड़ दिया तो मेरा हाथ का फोर्स बीच में नहीं लेना, क्योंकि हाथ को कांटेक्ट ये छोड़ चुका है ना, तो एमजी ही लग रहा है, और उसके बाद तो फिर आपको जानते हैं कि क्या करना है। चलिए मैं इसको चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, यानी कुछ देखते हैं। बस एक तो छोटी मोटी बातें और पूछने वाली हैं इसमें, जैसे वो मैं पूछ लेता हूँ नेक्स्ट। फिर से इसी एग्जाम्पल में पूछता हूँ। जैसे मैंने मान लो ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ओ। तो याद रखना, ओ को मैं हमेशा क्या ले रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट। यानी जब भी मैं इक्वेशंस को लगाऊंगा, फॉर मी द इनिशियल इज ओ। तो वट एवर आई विल आस्क यू, आई विल आस्क विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। ये बोला नहीं है, मैंने बोल दिया, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने पहले कि इनिशियल जो है हमारा क्या है, ओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉल ऊपर गई, लौटी, और बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। क्या ले लिए मैंने, फिर से वही, ए ले लिया, हाईएस्ट वन पे बी ले लिया, और सी ले लिया। अब मैंने एक चार्ट बनाना है छोटा सा। क्या बनाऊंगा, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट का। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, यानी इनिशियल मेरा क्या है, ओ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने बनाया ए, मैंने बनाया बी, मैंने बनाया सी। आपको केवल एक बात बोलिए, वेक्टर्स है तीनों, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये एस, ये क्या है तीनों, वेक्टर्स। और जब हम वेक्टर इक्वेशन लगाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि किसे प्लस साइन के साथ रखना है, किसे माइनस के साथ रखना है, डायरेक्शंस क्या है वेक्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हम सीखने जा रहे हैं इस पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर हमारा क्लियर हो जाता है, बहुत छोटा है, मतलब आसान है, ऐसा नहीं कि अगर क्या क्लियर होता है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसे क्लियर होने के बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कुछ भी हो, है ना, वो सब के सब बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा, कोई गलती आप नहीं करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को ले रहा हूँ नेगेटिव। जो भी वेक्टर ऊपर की तरफ होगा उसे मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और जो भी नीचे की तरफ होगा उसे क्या लूंगा, नेगेटिव। राइट। तो ये चार्ट मुझे फिल करना है। तो एक्सेलरेशन में ऑलरेडी पूछ रहा हूँ, जैसे आपने ए पे बता दिया था डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव। बी पे भी आपने बता दिया था नेगेटिव, डाउनवर्ड है मतलब नेगेटिव, और सी पर भी डाउनवर्ड नेगेटिव, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ए पर जब होगी तो उसे मैं क्या लूं, पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव। चलिए पॉजिटिव, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, कोई कुछ अलग कहता है तो बोलते हैं। और ये सही बात है, अपवर्ड है, ठीक है ना, पॉजिटिव है एक्चुअली। बी पर क्या है, 0। एकदम सही है भैया, वेलोसिटी है, जीरो हो गई है तो जीरो ही बोलना पड़ेगा, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। और सी पर नेगेटिव। चलिए यहाँ भी कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ए पर जब होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस या माइनस, प्लस। प्लस। बी पे क्या है, 0। जीरो, ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले लें, जीरो ले लेते हैं एक। चलिए सभी लोग एग्री कर रहे हैं, जीरो है। Yes, sir. ओके जी। सी पर क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, किसी को कोई अलग आंसर, सब लोग कह रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, नेगेटिव है। नहीं सर, प्लस होगा। ओके, एक बच्चे ने कहा प्लस होगी। दो ही ऑप्शन थे, जीरो भी कह सकते हो वैसे, लेकिन माइनस और प्लस। कुछ और, सर ए पे 0 होगा और बी पे थोड़ा सा होगा मेरे बी पे हिसाब क्या होगा, बी पे क्या होगा, से। बी पे प्लस में होगा। नहीं, बी पे प्लस होगा, और बी से मिलाया, पर ए पे 0 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ए पे जीरो होना चाहिए। ओके, लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपके आंसर आपके पास है, हमने लिखे हुए हैं, और जनरली मैं कहता हूँ बच्चों को कि अपनी कॉपी में लिख लो। क्यों, क्योंकि जब लिख लोगे तो एग्जैक्टली दिखेगा कि जो था और जो लिखा है उसमें क्या, अदरवाइज हमें लगेगा अरे हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था, लगता है ना सर। तो लिख लेते हैं आराम से, और फिर आराम से चेक कर। चलिए, तो आई होप लिख लिया होगा। अब एक चीज भूलनी नहीं है, क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या होता है भैया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। और तीनों ही केस में मेरा इनिशियल क्या है, क्या याद है या भूल गए, इनिशियल क्या है, Sir, O. ओ, राइट। अगर इनिशियल ओ है तो ए के लिए भी मैं कैसे वेक्टर बनाऊंगा, ऐसा, एरो ऊपर जाएगा, इनिशियल से फाइनल। और ये वेक्टर अगर ऊपर है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव, तो इट शुड बी पॉजिटिव विदाउट एनी डाउट, बिकॉज द इनिशियल इज ओ, द फाइनल इज ए,
एंड वेक्टर का टेल ओ पे है, हेड हमारा ए पे है और ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी के लिए हाईएस्ट पॉइंट ये गया वेक्टर तक से ऊपर, और टेल तो भैया ओ पे होगा क्योंकि मैंने कहा था इनिशियल पॉइंट इज ओ, एंड दिस इज आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो आई हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव, इसको लेना पड़ेगा। अब सी की बात कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, ये आ नीचे रहा है, लेकिन वो नीचे है, हेड ऊपर, फाइनल पोजीशन तो ये है ना सी वाली, तो मेरा एरो अभी ऊपर जा रहा है, तो मुझे फिर से इसे पॉजिटिव ही कहना पड़ेगा। याद रखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट। इनिशियल, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ भी तो होगा ना डायरेक्शन। तो जब आपको ये पता हो गया क्लियर कि जैसे इन इक्वेशंस को लगाते मैंने बोला था इनिशियल तो चूज करना हमारा काम है, ओ को लेना है, ए को लेना है, बी को लेना है, लाइक श्योर, मतलब जिसको लेते हो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार ले लिया इनिशियल, तो हमारा वेक्टर का टेल वहीं से जाएगा, हेड वहां दूसरे पे जाएगा फाइन पे, और यहाँ से हमें देखना होगा कि हमारा जो वेक्टर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो क्या सभी को क्लियर है कि ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये बात समझ में आ गई है, और इसको अब हमें करना है अप्लाई, ठीक है ना। अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं अपनी वो इक्वेशन लिख लूं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो मैं ऑलरेडी याद है, लेकिन अब हमें करना है इसे अप्लाई, तो एक बार और लिख लेना बनता है। तो मैं वी स्क्वायर यूज कर प्लस 2a डॉट एस लिखूंगा, ठीक है ना। तो वी डॉट, वी स्क्वायर का मतलब वी डॉट बी है। चलिए, अब हम सवाल पे आ रहे हैं कि अगर मान लो कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने किसी बॉडी को यू से ऊपर थ्रो किया, और याद रखना एयर हमेशा एब्सेंट ही रहने वाली है, एयर नहीं, ठीक है ना। यू से मैंने ऊपर थ्रो कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से ये नीचे आया, ओ से ओ डैश, दोनों एक ही में से। ये मैंने अलग अलग दिखाया, क्यों दिखाया कि जाने का अलग आने का अलग, बट एक्चुअली सेम गया, उसी रास्ते से वापस आया, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, यानी थ्रो करने से लेकर वापस गिरने तक का टोटल टाइम क्या होगा। टाइम जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। नहीं, आपको अच्छी बात का रिजल्ट मालूम है, लेकिन ये भी हमें प्रूव करना है थोड़ी देर बाद कि क्या ऊपर जाने का टाइम नीचे का बराबर है मालूम है, ठीक है मालूम, लेकिन इसको हमें ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम पहले टोटल टाइम निकालने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल टाइम और कैसे ड्राइव करें। चलो पहले तो बात ये आती है कि कौन सी इक्वेशन इसमें अप्लाई करें। क्या आप पहले वही करोगे जैसे 9th में करते थे, नीचे से ऊपर का टाइम, फिर ऊपर से नीचे का टाइम, फिर दोनों को सम ऐड कर दो, ऐसे करने वाले हो, या सिंगल इक्वेशन। अभी हमने वेक्टर इक्वेशन यूज करनी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सिंगल इक्वेशन यूज करिए और बता दीजिए वो टाइम क्या है। क्या किया जाए। सर हमें हाइट गिवन है ना, हाइट गिवन नहीं है, हमें बस वेलोसिटी गिवन है, जिस वेलोसिटी से थ्रू किया है वो गिवन है, और जी तो खैर जी ले ही सकते हैं, आंसर भी हमें जी के टर्म्स में देना है। तो सर ना? अगर हाइट गिवन नहीं सर है आप फर्स्ट वाली ले सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन, अच्छा तुम ये बता दो बस पहले कि इनिशियल पॉइंट किसे लेना, फाइनल किसे लेना, क्योंकि जब भी ये इक्वेशन हम लगाते हैं फर्स्ट वी हैव टू चूज कि व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल। So according to you, what is the initial and what is the final? So the initial will be O dash and final will initial will be O and final will be O dash. ये तुमने एकदम सही बोला, इनिशियल ओ है, फाइनल ओ डैश, बहुत बढ़िया बोला। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मालूम है हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। The displacement will be 0. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली ओ और ओ डैश तो एक ही पॉइंट है, वो तो मैंने बनाया अलग, बताया तो एक ही पॉइंट ना। तो जब इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। दैट इज वी नो कि इतने टाइम के बाद, जो टाइम निकालने जा रहा हूं मैं, इतने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होने जा रहा है, 0। एंड यू आर राइट। सो किसने जवाब दिया था बेटा, ये क्या नाम है, श्रेष्ठा। श्रेष्ठा। तो श्रेष्ठा जी आपने बिल्कुल सही बोला है कि एस तो 0 हो गया। अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे तीनों में से, विच इक्वेशन यू थिंक will help us to give the answer?
तीनों में से कौन सी इक्वेशन? अच्छा, इस केस में फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इनिशियल तो u है, मान लो u से मैंने फेंका, फाइनल क्या बोलोगे, 0 है क्या? Sir, we can say it is 0. एक्चुअली ये जो v होता है ना, ये कब होता है, ये जस्ट नीचे कोलिजन से पहले होता है। कोलिजन के बाद मिट्टी विट्टी पड़ी, सैंड पड़ा हुआ, धस गया, रुक गया, फाइनली 0 है, वो नहीं है। मतलब जब तक एक्सेलरेशन उसका जी रहा, देखो जैसे जब तक मेरे हाथ में रहेगा ना ये, तो इसमें फोर्स क्या क्या रहेगी, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगी और mg रहेगा। तो जब तक ये मेरे हाथ में था बॉल, तब तक इसका एक्सेलरेशन जी नहीं था, याद रखना, जी नहीं था। एक बार इसने मेरे हाथ को छोड़ा, द ओनली फोर्स इज mg, तब इसका एक्सेलरेशन जी हो गया, है ना। और जब तक ये ऊपर रहा जी और नीचे आया जी, तब तक जी रहा, जब तक दोबारा टकराया नहीं। जैसे एक बार टकराएगा, है ना, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स फिर से आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की, तो ये जी नहीं रहेगा, क्योंकि mg नहीं रहा नेट फोर्स। अब mg के साथ साथ कौन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। इस बात को समझना। यानी हमारा इनिशियल क्या होगा, जब मेरे हाथ को इसने छोड़ा, और फाइनल क्या होगा, मेरे हाथ में आने के जस्ट पहले पहले हाथ में एक बार आ गया तो एक्सेलरेशन चेंज होना शुरू हो गया, और एक्सेलरेशन एक बार चेंज होना शुरू हो गया तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेंगी। ये तब तक वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में ये कभी मत सोचना कि सर कोलिजन के बाद रुक गया फाइनली, वो फाइनल वेलोसिटी 0, नो। टकराने के जस्ट पहले, और टकराने के जस्ट पहले बेटा 0 नहीं होगी, ये तो हम सब जानते हैं, फास्टेस्ट होगी रादर। हाईएस्ट वन पे स्लो होगा, फिर फास्ट होते 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 फास्टेस्ट से, टकराने से जस्ट पहले फास्टेस्ट से टकराया, टकराने का बाउंस हुआ नहीं हुआ, मिट्टी थी धस गया, वहीं रुक गया, वो अलग बात है। लेकिन जस्ट बिफोर कोलिजन द स्पीड वाज मैक्सिमम। इन फैक्ट ये उतनी ही स्पीड होती है जितने से हम थ्रो करते हैं। ये भी हम अभी ड्राइव करेंगे, अभी हमने ड्राइव किया नहीं है। वी नो द आंसर कि द टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल इज आर सेम, वो भी प्रूव करना है अभी। और वेलोसिटी जो यू से मैंने फेंका है ना, तो टकराने से पहले भी इसकी स्पीड यू ही होगी, वो भी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। पर ये सब रिजल्ट्स हमें लेके आने हैं, बाद में हम यूज करेंगे इसे, लेकिन अभी हमें ड्राइव करने हैं, निकालने हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं टाइम की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, यानी गिरने से जस्ट पहले तक का जो टोटल टाइम है वो क्या है। तो स्टेशन ने एकदम सही बताया कि एस तो 0 है, एस 0 है, टाइम निकालना है। भाई टाइम निकालना है तो सीधी सी बात है, तीसरी इक्वेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, पहली दो से ही काम चलेगा, टाइम तो वहीं अपीयर हो रहा है, तीसरी में तो टाइम है ही नहीं, Yes, sir. है ना। तो और पहली वाली में का फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि एस का यूज भी नहीं है ना। और यू और वी भी, हमें वी एक्चुअली पता भी नहीं है, वी कितना है वो तो प्रूव करना है अभी, कि वो यू होगा डाउनवर्ड होगा, ये प्रूव करना है, पता नहीं है अभी, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन हमारे काम की है वो कौन सी है, सेकंड। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि सेकंड इक्वेशन का काम कैसे यूजफुल हो रही है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। सब लोग देखेंगे ध्यान से। तो जैसे अब हम सेकंड इक्वेशन यूज करने आ रहे हैं, इनिशियल पॉइंट जैसे शिष्य ने बताया ओ है, फाइनल भी हमारा ओ डैश है, तो एस क्या है, 0, तो एस तो मैंने रख दिया 0। सब लोग ध्यान से देखें। और u जब मैंने हाथ से थ्रो किया था, मेरे हाथ को इसे छोड़ा था, तो अपवर्ड था, ये मैग्नीट्यूड u था, ये गिवन है, तो ये प्लस का u है, पॉजिटिव है ये, तो मैंने प्लस का u लिख दिया। टाइम मेरा नोन है, टाइम मेरा अननोन है, तो टाइम मैंने यहाँ पर t पुट कर दिया, ये टाइम मुझे निकालना है। समझ में आ रही बात। और a सब लोग जानते हैं g है और डाउनवर्ड है, g है और डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करूंगा, तो ये -12 g, और टाइम तो क्या t है, t²। यहां तक पहले पहुंच जाइए आराम से, उसके बाद हम टाइम की बात करते हैं। तो यानी ut -12 gt², और एस को क्या लेना है, 0। सभी लोग देखें, क्या ये आप एग्री करते हैं, ऐसे ही है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे देख लें भाई, पक्का। ओके, अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान, कैसे। टाइम को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया u -12 gt, है ना, हाफ gt। तो टाइम या तो 0 है या फिर टाइम 2u/g है। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना आता है सबको, है ना, वैल्यू निकालनी आती है। तो दो टाइम है, t = 0 क्या था, जब जस्ट मैंने थ्रो किया था, और ये 2u/g क्या है, जब ये वापस आ गया है। तो हमें तो जो वापस आ गया वही निकालना था, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u/g। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। तो यानी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारा आ चुका है 2u/g। तो याद रखना, मेरे हाथ को छोड़ने के बाद से काउंटिंग शुरू हुई है, और मेरे हाथ में वापस आने से पहले तक काउंटिंग हुई है ना। एक बार कोलिजन हो गया, है ना, तब उसके बाद की बात नहीं करनी है हमने, और जब तक वो हाथ में था तब तक भी बात नहीं करनी है। थ्रो करने के जस्ट बाद और कोलिजन से जस्ट पहले तक की कहानी है ये, और ये टोटल टाइम जो है वो कितना है, 2u/g।
सर ये क्या हम पैराबोला कर रहे हैं? क्या बेटा? सर ये क्या हम पैराबोला कर रहे हैं? नहीं नहीं, पैराबोला करने रहे, लेकिन पैराबोला में भी सब लिखने वाला है। पैराबोला नहीं, उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, पैराबोलिक का पाथ होता है, तो उसमें भी यही सब कुछ लगना है। और तुमने पहले पढ़ा हुआ, इसलिए तुम्हें आइडिया है कि अरे ऐसी बातें तो मैंने पैराबोला में सुनी है, सर यहाँ कहाँ बोल रहे हैं, ठीक बात है ना। पैराबोला में सुनी, यानी कि पैराबोला प्रोजेक्टाइल में सुनी, तो प्रोजेक्ट ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसका प्रोजेक्टाइल में भी हो जाएगा। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इन इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना, और मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, तो ये 1D ही है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, बस ये मोशन द ग्रेविटी को हम यूज कर रहे हैं। तो मोशन द ग्रेविटी को यूज करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि चलिए इन इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है, और एक बार ये समझ गए तो उसका प्रोजेक्टाइल क्या और क्या सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एकदम सही पकड़ा, ऐसी बातें आपने जो सुननी है या सुनी है वो कहाँ होगा, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वो भी मोशन द ग्रेविटी का केस है ना, बट 2 डायमेंशन में वो, अभी हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, एक तीर से 2 निशाने, यानी ये भी हम समझ गए, है ना, जो हम समझना चाह रहे थे इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन, है ना, और एक ऐसा बेस बनने जा रहा है जो हमारा 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारा एकदम तैयार कर देगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. गुड। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आई, जो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आ गया, है ना, 2u/g। अब बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी टाइम ऑफ राइज क्या है, बाद में क्या होगा, टाइम ऑफ फॉल, यानी पहले नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, फिर हाईएस्ट से वापस आएगा, तो नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम क्या है वो निकालना है, और फिर बाद में ऊपर से नीचे तक का टाइम निकालना है, और फिर प्रूव कर देना है ये दोनों बराबर आते हैं, है ना। बाद में हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम शो करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप मेरा ये था कि मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं, जो मैंने निकाल लिया है 2u/g। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ राइज। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, टाइम ऑफ राइज। तो अब क्या करें, कहां से कहां तक इक्वेशन लगानी है और कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये इंपॉर्टेंट। तो मैंने ओ से फेंका यू से, और ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया किसी ए पॉइंट तक। अब बताइए टाइम ऑफ राइज निकालने के लिए कौन सी तीनों में से इक्वेशन को यूज किया जाए। हाँ जी बोलो। फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल, पहली इक्वेशन हमारा काम कर देगी, और याद रखना ये इनिशियल है और ये फाइनल है, फाइनल एफ है ये। तो इनिशियल एंड फाइनल, पहले सबसे पहले जब इक्वेशन लगानी होती है ना, सबसे पहले हमें ये पिक करना है कि हमारा इनिशियल क्या है, हमारा फाइनल क्या है। और वेलोसिटी एट ए 0 है, ये हमें मालूम है, वेलोसिटी एट ए 0 है, ये हमें मालूम है। तो v को रख देंगे 0, u तो हमारा u रहने वाला भाई, ऊपर है पॉजिटिव है, और a हमारा -g है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टाइम को मैं t1 बोल देता हूँ, चलो टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ राइज यहाँ से सॉल्व होके आ गया u/g, यानी नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम था वो u/g है। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, वेरी गुड। और अब बहुत आसानी से हम टाइम ऑफ फॉल निकाल सकते हैं, क्यों, टोटल में से अगर टाइम ऑफ राइज को माइनस कर दें तो क्या निकलाएगा, टाइम ऑफ फॉल। तो चलिए देखते हैं कि टाइम ऑफ फॉल क्या है। टाइम ऑफ फॉल, तो यानी टोटल में से स्टीवन को माइनस कर दें, तो 2u/g में से u/g मैंने माइनस किया, तो ये आ गया u/g, यानी टाइम ऑफ फॉल भी हमें मिल गया। मिल गया? Yes, sir. अब अगली चीज जो हमें डिफाइन करना है कि भाई यू से मैंने थ्रो किया था, अब जब वापस से उसी लेवल पे आया, जस्ट टकराने वाला है नीचे की तरफ, तो भी इसकी वेलोसिटी जो है वो यू है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करें? The velocity just before collision is u, this you have to show. तो नेक्स्ट पार्ट है velocity just before the collision with the ground with the hand, जो भी हमने लेना इनिशियल। तो कोलिजन जो है उससे जस्ट पहले वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी इक्वेशन लगाएं पहले, तीनों में से कौन सी? यहां से मैंने थ्रो किया यू से और ये गिर रहा है, उसी लेवल पे आया, यहाँ वेलोसिटी इसकी v है, इस v को मुझे निकालना है, इस v को मुझे निकालना है, राइट। कौन सी इक्वेशन लगाई? टाइम गिवन है? हाँ बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाला हुआ है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी नो 2u/g। सर मतलब उस टाइम को हम इस v को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, जो जो हमने अभी निकाल लिया वो तो हम यूज कर ही सकते हैं,
जो ड्राइव कर लिया हमने, सीक्वेंस में ड्राइव किया ना, तो जो ड्राइव कर लिया है वो अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन सी क्वेश्चन लगाए फिर? क्वेश्चन सबको क्लियर है? हम क्या निकालने जा रहे हैं? Sir, first वेलोसिटी question. फर्स्ट इक्वेशन, यू राइट। तो v इक्वल टू u प्लस at ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि v मेरा नोन है, वो मुझे फाइंड करना है, बट u मुझे पता है वो पॉजिटिव है, g मुझे पता है वो नेगेटिव है, और टाइम मुझे पता है टोटल 2u/g है। तो इतने ही टाइम के बाद मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, है ना। u/g ऊपर गया, u/g नीचे आया, तो 2u/g टाइम का वेलोसिटी क्या होगी, यही तो मैं निकालना चाहता हूँ। तो t को मैं क्या पुट करूंगा, 2u/g। इस बात को बहुत अच्छे से सब लोग समझ लेना। समझ में आ गया ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो चलिए, ये आने के बाद g से g कट जाएगा और u में से 2u माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का u। ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड इज u। तो आपने प्रूव कर दिया कि सेम लेवल पे जब होता है, जब ऊपर जा रहा होता है, जब उसी लेवल पे वापस पहुंचता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, सेम इन मैग्नीट्यूड सॉरी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्या एकदम बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज अभी हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि वेक्टर इक्वेशन, यानी ऐसे जब कांस्टेंट होता है तो इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन कैसे करना है, और हमने यूज किया मोशन द ग्रेविटी को, तो मोशन द ग्रेविटी भी हमने देख लिया। हालांकि एक सिंपल क्वेश्चन में वैसे अभी, चलो एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत बढ़िया से बात समझ में आ जाए। तो मान लो एक टावर है ना, ये है टावर ए बी, और इसकी हाइट है सपोज 50 मीटर, सही है। और मैंने यहाँ से ऊपर फेंका मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ये क्या हो रहा है, ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और ये ग्राउंड पे गिरा। तो आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड पे जो गिरा, इसका टाइम क्या होगा, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड। और सिंगल इक्वेशन यूज करिएगा टू गेट द आंसर। तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये आप मुझे बता दो। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। इस पाथ से आपको जाना है और नीचे तक पहुंचना है, फुट ऑफ द टावर तक। तो इनिशियल तो मेरा ए ही है, साफ पता है, हमें ए इनिशियल है, बी मेरा फाइनल है। तो कौन सी इक्वेशन हम लगाना चाहेंगे टू गेट द टाइम, बोलो। So second, परफेक्ट। कौन बोला वैसे? sir, Anshika. अंशिका, शाबाश। तो एस जो है वो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन द वेक्टर फॉर्म, ये हम लगाएंगे। चलो अंशिका बताओ एस क्या लेंगे? Sir, A to B. राइट, तो क्या लें, 50 लें, प्लस 50 या माइनस 50? माइनस। Sir, it should be -50. शाबाश शाबाश। क्योंकि हमारा देखो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो एरो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो ये -50 लेंगे, है ना। ये -50 लेंगे। और यू तो भाई हमें प्लस का 10 दे रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम हमें निकालना है, और अभी ए को मैं बोल दे रहा हूँ 10 यूज कर लो, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो 10 एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक, है ना। चलो जीरो भी कट करते हैं और 2 से थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज -10, दिस इज 2t एंड दिस इज t स्क्वायर। तो फाइनली t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0 इज माय रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इन टाइम। तो इस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट आते हैं, मान लो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस को ले सकते हैं या नहीं ले सकते? No, sir, माइनस नहीं ले सकते बिल्कुल सही बात है, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सर, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। राइट, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। जो ये लाइन सीखी हुई है, आपने सुनी हुई है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही 0 से हुई है, यस सर। स्टॉप क्लॉक 0 से हुआ है, इसलिए नेगेटिव नहीं है ना। कुछ सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में मिलेंगे, -5 सेकंड की बात करेंगे, बच्चा कहेगा अरे नेगेटिव हो नहीं सकता था, -5 की बात कहां से आ गई, ठीक है ना। तो समझिएगा, वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग ही 0 से हुई थी, इसलिए नेगेटिव। ये बात इंपॉर्टेंट, नेगेटिव नहीं हो सकता पूरी बात नहीं है, पूरी बात ये है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुई थी, राइट। चलिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे सॉल्व करना शायद मुझे लगता है सबको आता है, हाँ। और निकाल लेते हैं अगर चाहो तो, है ना। तो जो भी आएगा एनीवे टाइम आएगा, और वो पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लेना नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग इज एट इक्वल टू 0। चलो वैल्यू निकाल देते हैं फटाफट।
तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये लगा दो, तो 2 प्लस माइनस 40 से 44 हो गया और ये नीचे 2 हो गया, ठीक है ना। तो 4 कॉमन 11 ले लेंगे, तो बेसिकली ये आंसर जो आने वाला है, माइनस तो लेना नहीं है, तो ये आ जाएगा, निकालू या नहीं निकालू, छोड़ दूं, लो 2 प्लस माइनस रूट 4 अपॉन 2, तो ये 2 रूट 11, तो यानी 1 प्लस रूट 11, ये हमारा आंसर है फाइनली, क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग हुई थी t इक्वल टू 0 से। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई है? Yes, sir. सर मुझे एक चीज पूछनी है। बिल्कुल पूछो। सर हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 क्यों रखा है, या फिर बेटा, हमने ग्रेविटी को 10 मान के रखा है? या तो जी है ना, चाहे 9.8 ले लो, चाहे 10, इट्स योर चॉइस। ओके सर, तो आई कभी थॉट कभी कुछ आपने स्पीड से रिलेट। ना 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 ना, जी, स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है ना, स्मॉल एक्सेलरेशन तो स्मॉल जी है, ठीक है। चलिए, आई होप सारा कुछ सबको अच्छे से समझ आपने में। दिया रहता है ना जी की वैल्यू क्या लेनी है। 10 मैंने बोला था ना, लेकिन नहीं मतलब एग्जाम में अगर होता है लिखा रहता है ना। यहाँ तो लिखा रहेगा कि जी को ये ले लो, तब तो वही लेना पड़ेगा। और कई बार कैलकुलेशंस को देखना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आपका 19.6 यानी 9.8 का मल्टीपल है, तो अंडरस्टूड है कि 9.8 लोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन अगर 10 के मल्टीपल दिखेंगे तो 10 ले लेना, और अगर क्वेश्चन ने गिवन किया ही है कि 9.8 लो, तो वही लेनी है, फिर 10 बोला तो 10 ही लेनी है। अगर कुछ गिवन नहीं किया है तो फिर आपकी चॉइस होती है, और वो डाटा के हिसाब से डिपेंड करेगा कि डाटा अगर 9.8 का मल्टीपल है तो 9.8 लो। बहुत जगह दिखेगा आपको वेलोसिटी 19.6, तो आप समझ जाओगे 10 लेने का फायदा नहीं भाई, 9 ले लो, ठीक है ना, सुखी रहोगे। तो वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। थैंक यू सर। ओके, सर थोड़ी पहले से स्लाइड्स देखनी है। देख लो भाई, बल्कि मैं सारी स्लाइड दिखा दूंगा। कौन सी देखनी है आपने? भाई सर जो क्वेश्चन आपने जो पहले इससे पहले क्वेश्चन था उसके एकदम पिछले वाली से सारे दिखा दिए। एक्चुअली मैं एक काम करने वाला हूँ मैं सारी स्लाइड्स को एक बार आपके सामने से, जो मेरी मतलब है ना, पढ़ाने में है ये पार्ट, कि मैं सारी स्लाइड्स एक बार आपके सामने ले जाऊंगा, तो आप बस देखते रहिएगा। कोई पॉइंट रेज करना है तो आराम से रेज करिएगा। तो जैसे फर्स्ट स्लाइड में सब ओके है, ठीक है ना, जिसको रेज करना है वो कर देगा, है ना। तो मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात की है यहाँ पर। सेकंड, फिर मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है कौन सी होती है, और फिर हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन देखा है सवाल का, सामने आपके डाउट होगा एकदम बता दीजिएगा, डाउट है। फिर हमने ठीक है, इक्वेशन ही बनाई थी एक्चुअली, राइट, सॉल्व भी किया था। हाँ, nth सेकंड की बात की, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, ये भी क्लियर है मेरे ख्याल से, डेरिवेशन भी, जी सर। है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम मोशन द ग्रेविटी पे आ गए, और हमने चेक किया कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन सब कैसे देखने हैं, है ना, और वेलोसिटी के एक्सेलरेशन डायरेक्शन कैसे देखने हैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन कैसे देखने हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ डिस्कस किया, है ना। ये सब यहाँ डिस्कस हुआ, ये भी क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। इजी है पर इंपॉर्टेंट, बच्चे गलतियां करते हैं, -10 की गलतियां होती हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की सबसे पहले, 2u/g आया था, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमने टाइम ऑफ राइज निकाला था, जो u/g आया था। फिर टाइम ऑफ फॉल भी निकाल लिया था टोटल में से माइनस करके, तो अगेन u/g आया था। फिर क्या हुआ था, वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन, है ना, वो भी -u होगा, सेम लेवल पे जब होता है, ये भी क्लियर है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, आपको डाउट हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि टावर है 50 मीटर हाइट का, ए टॉप पे है, वहां से हमने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गई और ग्राउंड पे गिरी, तो हमें क्या निकालना था, टाइम सॉरी। तो हमने क्या यूज किया, s = ut + हाफ स्क्वायर। इनिशियल पॉइंट क्या था मेरा a, और फाइनल क्या था मेरा b। तो s को मैंने लिया -50, एकदम क्लियर होना चाहिए वाई, s नेगेटिव क्यों है ना, u मेरा प्लस का 10 है, और एक्सेलरेशन मैंने g लिया, है ना। एक्सेलरेशन जो था वो g के बराबर था, और g की वैल्यू मैंने मान लो गिवन है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये गिवन कर रखी है मैंने, और ये वैल्यू आपके सामने है, इक्वेशन देख लो आराम से, राइट। क्या क्लियर है? जी सर। और फिर लास्ट में उसका सॉल्व भी किया हम लोगों ने, और ये आपका एंड आ गया आज की क्लास, ठीक है। तो क्या आज का सारा समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग बहुत इंटरेक्टिव हैं, पूछते हैं। पूछना ही सीखने का पहली सीढ़ी है, पूछोगे सीखोगे, चुप रहोगे कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है ना। तो आपको आराम से इंटरेक्ट करना है, पूछना है ना। और ये बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत से बच्चे ने आज बहुत बढ़िया इंटरेक्ट किया। तो मैं सभी को बोलूंगा
आप इंटरेक्ट करें, मतलब जरूर नहीं हर बार बोलना ही है, हमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं है और ऐसा, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ चुप नहीं रहना है, वहाँ आपको पूछना। अगर आप ऐसा करोगे तो कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए तो इसी के साथ मैं आज की क्लास का एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डन।